ये किताब है अंधेरे समय में विचार, जो कि करीब 18 लंबे लेखों का संग्रह है। संवाद प्रकाशन से छपी है ये किताब। शायद 2006 में बताया गया कि आई थी। और ये जो आज आपके सामने लेख पढ़ा जा रहा है वो कल्चर इंडस्ट्री, जो कि अडोर्नो का लेख है, अडोर्नो की किताब है, उस पर ये एक लंबा लेख है जो विजय कुमार जी ने लिखा है। तो पहले इस लेख का एक भीतर का एक छोटा सा अंश आपके लिए पढ़ता हूं, उसके बाद लेख पर आता हूं। आज के समय के संकट का मूल इस बात में है कि जन समाज पर एक प्रकार का निरंकुश वर्चस्व स्थापित किया जा रहा है। यह वर्चस्व 3 स्तरों पर है। पहला स्तर मनुष्य द्वारा मनुष्य पर नियंत्रण, दूसरा स्तर मनुष्य द्वारा मनुष्य के भीतर की प्रकृति का नियंत्रण, और तीसरा स्तर यह है कि नियंत्रण के इन दोनों स्वरूपों में कुछ मनुष्यों द्वारा अन्य मनुष्यों पर वर्चस्व। आधुनिक पश्चिमी सभ्यता जिस तार्किक पद्धति पर विकसित हुई है, उसकी पूरी पहचान ही विभेदों को नकारने और अन्य को बलपूर्वक कुचलने में निहित है। यही तर्क पद्धति टेक्नोलॉजी आधारित सर्वसत्तावादी निरंकुश समाजों के रूप में 20वीं सदी में अपने सबसे नंगे रूप में सामने आई है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करता हूं संस्कृति उद्योग, जो कि एडोर्नो की किताब पर आधारित विजय कुमार जी का लेख है। मैं विजय कुमार जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ये लेख पढ़ने की अनुमति दी है, और संवाद प्रकाशन का भी, जिन्होंने ये किताब छापी है। पूंजी, टेक्नोलॉजी, संचार और लोकप्रियता के साथ कला के संबंधों को जांचना, निरखना हमारे समय के सांस्कृतिक विमर्श का प्रमुख मुद्दा है। मास मीडिया और टेक्नोलॉजी के विकास ने 20वीं सदी में लोकप्रिय संस्कृति की अवधारणा को जन्म दिया था, पॉपुलर कल्चर की अवधारणा को। औद्योगिक समाजों में पनपा ये पॉपुलर कल्चर पिछले 100 वर्षों के दौरान अपनी परिभाषा, अपनी बुनावट और अपने लक्ष्य में अधिक से अधिक बड़े जनसमूह को निशाना बनाता रहा है। संस्कृति का ऐसा रूप जो मूलतः मनोरंजन प्रधान है, सीधा सपाट है और लाभ कमाऊ है। पिछले 100 वर्षों के दौरान लगातार ये बहस का विषय रहा है कि मीडिया में पॉपुलर कल्चर के कुछ सुनिश्चित तौर तरीकों ने गंभीर कला रूपों को किस तरह अपदस्थ और गैर प्रासंगिक कर दिया है। जन समाज पर लोकप्रिय संस्कृति के खतरनाक परिणामों पर अनेक तरह की चर्चाएं होती रही हैं। शायद पिछली सदी के शुरुआती वर्षों में ही ऊंचे दर्जे की परिष्कृत संस्कृति और लोकप्रिय संस्कृति के बीच फर्क करने के लिए, यानी कि परिष्कृत संस्कृति और पॉपुलर कल्चर के बीच फर्क करने के लिए उच्च भ्रू, हाईब्रो और निम्न भ्रू, लाइब्रो संस्कृति जैसे पद गढ़े जा चुके थे। लोकप्रिय संस्कृति का मास मीडिया के साथ एक सीधा संबंध है, बल्कि यह कहा जाए कि हमारे समय में मास मीडिया की सारी सामग्री ही एक प्रकार से पॉपुलर कल्चर है, तो यह बात अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि यह संस्कृति मूलतः मुनाफे के लिए गढ़ी, वितरित और प्रसारित की जाती है। यह मीडिया के अर्थशास्त्र से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। इस पर अनंत काल तक बहस हो सकती है कि किस छवि, साहित्यिक रचना या मंच प्रस्तुतिकरण को लोकप्रिय संस्कृति यानी पॉपुलर कल्चर का तत्व माना जाए और किसे नहीं माना जाए। पॉपुलर कल्चर बनाम कथित उच्च भ्रू कला के अंतर्निहित मूल्यों की शिनाख्त और उनकी भूमिकाओं पर दशकों तक अनेक महत्वपूर्ण और उत्तेजक संवाद हुए हैं। हर पीढ़ी अपने समय की लोकप्रिय कला, अपने समय के पॉपुलर कल्चर के तत्वों को निर्धारित करती है। हमारे समय तक आते आते तो कला, संगीत, नृत्य, साहित्य, थिएटर, टेलीविजन धारावाहिक और खेलकूद ही नहीं, राजनीतिक चर्चाएं, टॉक शो, खोजी पत्रकारिता, मानवीय विपदाओं और त्रासदियों की लोमहर्षक और नाटकीय प्रस्तुतियां और उन पर होने वाली उत्तेजक बहसों तक को पॉपुलर कल्चर का अंग माना जा चुका है। इस तरह की चीजें विज्ञापन जगत, फैशन शो, फास्ट फूड, आंतरिक साज सज्जा और भव्य आयोजनों के नाना रूपों के बीच जगह पाती हैं। सारा छवि व्यापार पॉपुलर कल्चर के दायरे में आ चुका है। कल्चर अब एक इंडस्ट्री है। ऐसा कहा जाता है कि पॉपुलर कल्चर के इन विभिन्न पहलुओं पर चर्चाएं 1902 और 1903 के आसपास से शुरू हो चुकी थी,
न्यूयॉर्क सन में अमेरिकी पत्रकार और आलोचक बिल इरविन ने इन विषयों पर पहली बार लिखना शुरू किया था। समाचार पत्रों की विविध शैलियां, पत्रकारिता की नित नई सामग्री, फिल्म और रेडियो प्रसारण सेवाएं, मीडिया पर राजनीतिक नियंत्रण के तौर तरीके, विज्ञापन और उपभोक्ता बाजार की व्यूह रचनाएं, जनसंपर्क अभियान, लाखों लोगों द्वारा सुना जाने वाला लोकप्रिय संगीत, पॉपुलर म्यूजिक, ध्वनि मुद्रण उद्योग, साउंड रिकॉर्डिंग की जो इंडस्ट्री है वो, टेलीविजन कार्यक्रमों की कार्यप्रणाली, जनसंचार संबंधी शोध, समाज और संस्कृति पर मीडिया के प्रभाव और जन मनोविज्ञान और इससे जुड़े नैतिक प्रश्नों पर तमाम तरह की सामग्री 20वीं सदी की इन चर्चाओं में हमें मिल जाती है। लेकिन संस्कृति को एक महाउद्योग के रूप में देखने का पहला कार्य 20वीं सदी के एक असाधारण विचारक थियोडोर एडोर्नो ने किया था। उन्होंने ही पहली बार इस सांस्कृतिक उद्योग को मनुष्य के शोषण और उत्पीड़न की समूची प्रणाली के केंद्र में रखने का साहस दिखाया। दूसरे महायुद्ध के दौरान उन्होंने इस बात की विवेचना की कि आधुनिक समय में संस्कृति अब एक स्वायत्त और निर्दोष अवधारणा नहीं रही है। वो मुनाफा कमाने और शोषण की व्यूह रचना करने वाली चालाक और अमानवीय शक्तियों के हाथों में एक खिलौना है, बल्कि बाकायदा एक उद्योग है। एडोर्नो भी वॉल्टर बेंजामिन और हॉर्खमेयर की तरह 30 के दशक में फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च से जुड़े हुए थे और लगातार अपने समय की जटिलताओं को देख रहे थे। संस्कृति के सवालों पर सोचते हुए उन्होंने विज्ञान, तर्कवाद, पूंजी, तानाशाही, मनुष्य के अवचेतन और कला रूपों की आंतरिक द्वंद्वात्मकता के जटिल सवालों को समझना चाहा। 30 के दशक का ये वो समय था जब यूरोप में फासीवाद का उदय हो रहा था और प्रबोधन युग की समूची परंपरा, एनलाइटनमेंट एज की समूची परंपरा और रैशनैलिटी की एक भयावह परिणति बर्बर किस्म के सर्वसत्तावाद में दिखाई पड़ रही थी। फ्रैंकफर्ट स्कूल के अपने अन्य साथियों की तरह एडोर्नो को भी हिटलर के उदय के साथ जर्मनी छोड़कर भागना पड़ा था। जर्मनी से भागकर एडोर्नो जब अमेरिका गए तो उन्होंने वहां एक दूसरे किस्म की सर्वसत्तावादी निरंकुशता देखी। यह निरंकुशता लोकप्रिय संस्कृति के माध्यम से जनसाधारण पर आरोपित की जाती थी। एडोर्नो ने पाया कि पूंजीवादी समाज में लोकप्रिय संस्कृति, पॉपुलर कल्चर के तमाम रूप ऊपरी स्वरूप में चाहे जितने उदार और जितने भी खुशनुमा दिखाई देते हों, वो लगातार जनसाधारण की चेतना को फुसलाने और उसे विकृत करने का काम करते हैं। अपनी अंतिम परिणति में वो सत्ताधारियों की विचारधारा को ही जनमानस की चेतना पर आरोपित करते हैं। 1947 में एडोर्नो ने फ्रैंकफर्ट स्कूल के अपने साथी चिंतक हॉर्खमेयर के साथ मिलकर एक किताब लिखी, डायलेक्टिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट, यानी कि ज्ञानोदय की द्वंद्वात्मकता। वो हमारे समय में उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों, वर्गों और वर्ग चेतना के समाजशास्त्र, विचारधारा की भूमिका, विकसित पूंजी और टेक्नोलॉजी के संबंधों के बीच की संस्कृति को स्थिति में रखकर उसका विश्लेषण करते हैं। डायलेक्टिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट में एक अध्याय है संस्कृति उद्योग, ज्ञानोदय एक सामूहिक छलावे के रूप में। एडोर्नो का मुख्य तर्क यह है कि यह संस्कृति उद्योग कला के वस्तुगत चरित्र में इस तरह एक बुनियादी परिवर्तन लाता है कि कला के वस्तु चरित्र को खूब महत्व दिया जाता है, लेकिन उसकी स्वायत्तता को खत्म कर दिया जाता है। कला जब एक बार बाजार में बिकाऊ माल में तब्दील हो जाती है तो वो बाहर से निर्धारित और नियंत्रित तदर्थवाद से मुक्ति दिलाने के अपने गुण को खो बैठती है। वो अपने वास्तविक उपयोग मूल्य के कारण लोगों को आनंद देने के बजाय अपने विनिमय मूल्य को ही प्रदर्शित करती है। वो अपने वास्तविक उपयोग मूल्य के द्वारा लोगों को आनंद देने के बजाय केवल अपने विनिमय मूल्य को ही, एक्सचेंज वैल्यू को ही प्रदर्शित करती है। यानी जो बाजार में बिकती है वही कला, और जो नहीं बिकती उसे निरर्थक और कूड़ा मान लिया जाता है। खपत के लिए बिकाऊ ये कलाएं मनुष्य के बुनियादी विरोधाभासों, जीवन की असंगतियों
आशंकाओं और विपदाओं, धुंधलकों और अनसुनी आवाजों को दरकिनार करती हैं। वो एक आरोपित सामूहिकता को रचती हैं। वो शक्ति केंद्रों की मंशाओं पर पर्दा डालने का काम करती हैं और मनुष्य के आंतरिक जगत को अपने कब्जे में ले लेना चाहती हैं। ये संगठित व्यवस्था के दांव पेचों से जुड़कर हर चीज का एक तैयार अर्थ हमारे सामने परोसती हैं और इस तरह ये कलाएं एक बड़ी हद तक जन समाज में किसी भी बुनियादी संवाद की संभावनाओं को खत्म कर देती हैं। वो मनुष्य को चारों ओर से घेरने वाले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक शिकंजे को और ज्यादा मजबूत बनाने का काम करने लगती हैं। हॉर्खेमेर और एडोर्नो दोनों का यह मानना था कि समाज और संस्कृति दोनों को मिलकर ऐतिहासिक संपूर्णता की रचना करनी चाहिए। यह इस तरह की संपूर्णता होनी चाहिए कि इसके तहत समाज में स्वतंत्रता की कोई भी खोज संस्कृति में ज्ञानोदय या प्रबोधन या मोह मुक्ति या मनुष्य के तमोहरण के प्रयास से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई हो। अगर प्रबोधन काल का विकास हमारी इस आधुनिक युग की संस्कृति में हुआ है तो यह कैसा विकास है कि इस औद्योगिक सभ्यता के राजनीतिक, आर्थिक और वैधानिक ढांचे में रहते हुए हमारा सांस्कृतिक विकास लगभग अवरुद्ध हो गया है। दर्शन, कलाओं, धर्म आदि के क्षेत्र में इस अवरोध को देखा जा सकता है। तो अडोर्नो कहते हैं कि नाजियों द्वारा बनाए गए यातना शिविर ही प्रबोधन युग की परंपरा का नैतिक ह्रास नहीं है, बल्कि 20वीं सदी का लोकप्रिय सिनेमा भी उसका एक रूप है। ये दोनों ही मनुष्य को गुलाम बनाते हैं। ये एक लगातार बढ़ती हुई नियंत्रणकारी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये लगातार एक ऐसी अतार्किकता को रचते हैं जहां संवाद की सारी गुंजाइशें समाप्त हो जाती हैं। ये दोनों ही चीजें बताती हैं कि आधुनिक पश्चिमी सभ्यता के साथ बुनियादी तौर पर कुछ खोट है। डायलेक्टिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट में एडोर्नो कहते हैं कि आधुनिकता के साथ आई तथाकथित तार्किकता ने मनुष्यों को अभी उनके मिथकीय अतीत से मुक्त नहीं किया है। प्राकृतिक दुनिया पर मनुष्य का वर्चस्व धीरे धीरे उसे सामाजिक दुनिया के नियंत्रण की ओर भी ले गया है। प्रगति की अवधारणा एक प्रकार की पाशविकता में बदल गई है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी अमानवीयकरण की प्रक्रिया के औजार बन गए हैं। फासीवाद के उदय की परिस्थितियों में एडोर्नो ने संस्कृति के इसी आतताई रूप को टेक्नोलॉजी और पूंजी के विकास को जोड़कर देखा था। उन्होंने कहा कि पूंजीवादी समाज में लोकप्रिय संस्कृति की जड़ें सर्वसत्तावादी प्रशासन तंत्र से जुड़ी रहती हैं। सांस्कृतिक संस्थानों और मास मीडिया की कमान को बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने हाथों में ले लिया है और स्थानीय सरकारें इस दुरभिसंधि में अपनी भूमिका अदा करती हैं। एडोर्नो कहते हैं कि आज के इस युग में जनता के मनोजगत का सांस्कृतिक नियंत्रण और उसका अनुकूलन व्यापक आर्थिक गतिविधियों का ही एक हिस्सा है। वास्तविकता यह है कि तमाम तरह की लोकप्रिय सांस्कृतिक गतिविधियां पूंजी और शक्ति केंद्रों के एकाधिकारवादी वर्चस्व के लिए रास्ता साफ करती हैं। फिल्में, रेडियो, टेलीविजन और पत्र पत्रिकाएं एक ऐसी व्यवस्था को बनाने का काम करती हैं जो हमें सार्वभौमिक, एक रूप और संपूर्ण प्रतीत हो। ऐसा सांस्कृतिक उद्योग एक व्यापक जनसमाज के छलावे और प्रपंच की भूमिका ही अदा कर सकता है। आज के समय के संकट का मूल इस बात में है कि जनसमाज पर एक प्रकार का निरंकुश वर्चस्व स्थापित किया जा रहा है। यह वर्चस्व 3 स्तरों पर है। पहला स्तर मनुष्य द्वारा प्रकृति पर नियंत्रण, दूसरा स्तर मनुष्य द्वारा मनुष्य के भीतर की प्रकृति का नियंत्रण और तीसरा स्तर यह है कि नियंत्रण के इन दोनों स्वरूपों में कुछ मनुष्यों द्वारा अन्य मनुष्यों पर वर्चस्व। आधुनिक पश्चिमी सभ्यता जिस तार्किक पद्धति पर विकसित हुई है उसकी पूरी पहचान ही विभेदों को नकारने और अन्य को बलपूर्वक कुचलने में निहित है। यही तर्क पद्धति टेक्नोलॉजी आधारित सर्वसत्तावादी निरंकुश समाजों के रूप में 20वीं सदी में अपने सबसे नंगे रूप में सामने आई है। टेक्नोलॉजी के विकास और संस्कृति की प्रपंचकारी भूमिका के बारे में एडोर्नो के ये विचार आज और अधिक प्रासंगिक हो गए हैं जब वो ये कहते हैं
कि पूंजी की इस उन्नत अवस्था में राजनीतिक रूप से विरोधी पक्ष भी लगभग उसी पक्ष की संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं जिसका वो विरोध कर रहे हैं। यह सारा खेल विशाल संगठित संस्कृति का रूप बन जाता है। सारे विभेद अर्थहीन हो जाते हैं। एकाधिकारवाद के भीतर सारा मास कल्चर समरूप होता है, हालांकि कृत्रिम रूप से बनाए गए विभेदक ढांचों को प्रदर्शित किया जाता रहता है। शीर्ष स्तरों पर बैठे हुए लोग अपने एकाधिकारवादी वर्चस्व को छिपाना भी अब जरूरी नहीं समझते। जैसे जैसे इस तरह की आक्रामक भंगिमाएं अपने नंगे रूप में सामने आती जाती हैं, वो इस बात का भी सूचक होती हैं कि उनकी शक्तियां कितनी बढ़ती जा रही हैं। सिनेमा और मास मीडिया इस बात का दिखावा करना भी जरूरी नहीं समझते कि वो कला रूप हैं। वो अपने व्यावसायिक हितों को एक विचारधारा के रूप में सामने रखते हैं और जो कुछ भी कचरा वो जनसाधारण के सामने परोसते रहते हैं उसका औचित्य सिद्ध करने का एक तर्क ढूंढ लेते हैं। ये मास मीडिया अपने को एक उद्योग कहता है। इस सांस्कृतिक उद्योग को हमेशा टेक्निकल शर्तों के अनुसार परिभाषित किया जाता है। यह कहा जाता है कि चूंकि इसका संबंध लाखों लोगों से है, इसलिए चीजों का पुनरुत्पादन, औसतीकरण, दोहराव और समरूपता जरूरी है। ऐसे सांस्कृतिक उद्योग पर जब भी चर्चा होती है तो वो उसके मूल चरित्र पर नहीं, उसके संगठनात्मक रूप और प्रबंध कौशल पर ही केंद्रित रहती है। और यह कहा जाता है कि चूंकि कला रूपों का उत्पादन करने वाले थोड़े से लोगों और दूर दूर तक पसरे हुए तमाम उपभोक्ता केंद्रों के बीच एक संबंध बनाया जाता है, इसलिए संगठन और प्रबंध आयोजना की बातें ही संस्कृति चर्चा का मूल विमर्श बनेंगी। एडोर्नो कहते हैं कि हमारे संस्कृति केंद्र ये भी तर्क देते हैं कि कलाओं का मानकीकरण लाखों करोड़ों उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं पर आधारित है। इस तर्क को हमारे समय में बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार कर लिया गया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि तमाम तरह की चालाकियों और उलटफेर की गुंजाइश निकल आई है और व्यवस्था की एक कृत्रिम यूनिटी लगातार पहले से ज्यादा मजबूत होती चली गई है। टेक्नोलॉजी को एक निरपेक्ष और स्वायत्त शक्ति के रूप में सामने रखा जाता है। इस सच्चाई का कभी भी जिक्र नहीं किया जाता कि टेक्नोलॉजी जिस आधार पर समाज पर अपना वर्चस्व कायम कर रही है, वो आधार तो उन लोगों का ही बनाया हुआ है जिनका समाज पर आर्थिक नियंत्रण है। टेक्नोलॉजी के बारे में दिया गया कोई भी तर्क वर्चस्व कायम करने की रणनीति का तर्क बन जाता है। उत्पादन के तमाम आधुनिक तरीकों की तरह संस्कृति के ये लोकप्रिय रूप भी मनुष्य के भीतर के एलियनेशन को बढ़ाते जाते हैं। एडोर्नो ने एक जगह कहा कि हमारे समय में मोटर कारें, बम और पॉपुलर सिनेमा समाज के तमाम तरह के बिखराव को आपस में जोड़कर रखने का काम करना चाहते हैं। इस तरह कल्चर इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी सिर्फ मानकीकरण और विराट उत्पादन की टेक्नोलॉजी बनकर रह गई है। वो बातें कहीं पीछे छूट गई हैं जब कला मनुष्य के काम करने के तर्क और सामाजिक व्यवस्था के बीच की किसी फांक को उघाड़ा करती थी। संस्कृति उद्योग को एक विशाल छलावा करार देते हुए एडोर्नो कहते हैं कि जरूरत इस बात की थी कि टेक्नोलॉजी के द्वारा एक केंद्रीय नियंत्रणकारी व्यवस्था का प्रतिरोध पैदा होता, लेकिन व्यक्ति की चेतना पर नियंत्रण करने वाली इस प्रक्रिया में ऐसी किसी भी स्थिति की उम्मीद नहीं की जा सकती। इस टेक्नोलॉजी पर आधारित हमारी लोकप्रिय संस्कृति स्वतः स्फूर्त तरीके से जन समाज में पुष्पित पल्लवित संस्कृति नहीं, बल्कि वो एक योजनाबद्ध तरीके से उत्पादित रेडीमेड संस्कृति है। वो एक त्वरित उपभोग की संस्कृति है। वो मनुष्य के किसी जीवंत मनोजगत की रचना नहीं करती, उसके भीतर केवल एक निष्क्रिय किस्म के उपभोक्ता को पैदा करती है। यह संस्कृति अभिजात कला और जनमानस के परंपरागत कला रूपों की एक अजीब खिचड़ी तैयार करती है। हजारों वर्षों से मौजूद परिष्कृत कला और जन समाज में प्रचलित कला रूपों के फर्क को यह पॉपुलर कल्चर लगभग मिटा देता है। इसके द्वारा एक तरफ जनमानस में मौजूद परंपरागत कला रूपों में अंतर्निहित विद्रोह और प्रतिरोध की बुनियादी ताकत को खत्म कर दिया जाता है, तो दूसरी तरफ परिष्कृत कला के गांधीर्य को नष्ट कर दिया जाता है। संस्कृति उद्योग ने करोड़ों मनुष्यों के मस्तिष्क के चेतन रूप और अवचेतन के फर्क को भी मिटा डाला है।
मनुष्य का अवचेतन जगत अगर बाहरी उत्पीड़न के विरोध का एक भूमिगत इलाका है, तो यह संस्कृति उद्योग मनुष्य के उस अवचेतन जगत के भी सारे स्पेस को उससे छीन लेना चाहता है। विशाल जनसमूहों की जीवन आकांक्षाओं, स्वप्नों और अभिलाषाओं से अगर इस संस्कृति उद्योग का कोई सरोकार होता, तो वो इन जीवन इच्छाओं, स्वप्नों और अभिलाषाओं को अपने कारोबारी हिसाब किताब, मुनाफे के लेन देन और व्यूह रचना की बातचीत में केवल प्रासंगिक तत्व न बने रहने देता। महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर आधुनिक विचारधारा के भीतर आज तमाम तरह के विखंडनवादी चिंतक अपने सांस्कृतिक विमर्श में वस्तुओं के सार तत्व और उनके प्रकट रूपों के बीच के फर्क को खास महत्व नहीं दे रहे हैं। इसके विपरीत एडोर्नो ने अपनी सांस्कृतिक समीक्षाओं में वस्तुओं के सार तत्व और उनके आभास रूपों के बीच फैले हुए अंतराल को संबोधित करने की कोशिश की है। जितनी भी किताबें उन्होंने लिखी, कुछ महत्वपूर्ण, सभी जगहों पर एडोर्नो प्रकारांतर से इस सवाल को उठाते हैं कि हमारे समय में विज्ञान, तर्क, प्रगति और संस्कृति का अर्थ आखिर इतना मनुष्य विरोधी क्यों हो गया है। वो आभास और सत्य के बीच फैले उस विराट मरुस्थल को देखते हैं जिसे हमारे समय में मनुष्य की चेतना का पदार्थीकरण करने वाली घातक शक्तियों ने लगातार छिपाना चाहा है। इस संदर्भ में नेगेटिव डायलेक्टिक्स उनकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण किताब है। एडोर्नो ने यहां हीगल के द्वंद्वात्मकता के सिद्धांत का अपने ढंग से इस्तेमाल किया है। हीगल की तरह एडोर्नो का चिंतन भी लगातार व्यक्ति और समाज, विशेषीकृत और सार्वजनिक के बीच फैले द्वंद्वात्मक तनाव को समझने का प्रयास करता है। लेकिन हीगल के द्वंद्वात्मकता के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए एडोर्नो हीगल के विरोध में जाते हैं। वो कहते हैं कि हीगल का यह कहना कि परस्पर विरोधी तत्व आपस में एक पुनर्मेल करते हैं, हमें एक भ्रामक किस्म के आदर्शवाद की तरफ ले जाता है। एडोर्नो बड़े अद्भुत तरीके से द्वंद्वात्मकता के इस सिद्धांत से हमारे समय के संस्कृति उद्योग की कलई खोलते हैं। एडोर्नो का यह कहना कि पूंजीवादी संस्कृति में फैंटेसी के तमाम रूप एक ऑर्गेनिक संपूर्णता की रचना करना चाहते हैं, जो वास्तव में एक प्रतिगामी स्थिति है, एक बिल्कुल नई तरह का विचार है। एडोर्नो नेगेटिव डायलेक्टिक्स या नकारात्मक द्वंद्वात्मकता के सिद्धांत से परस्पर द्वंद्वात्मक विरोधी तत्वों के किसी भी अंतिम सम्मिलन यानी सिंथेसिस का निषेध करते हैं। नकारात्मक द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत एक प्रबंधक की एक कौशल से भरी दुनिया में छिपा दिए जाने वाले सामाजिक उत्पीड़न और व्यक्ति चेतना के संबंधों को उघाड़ता है। उनके बीच की द्वंद्वात्मकता के रगोरेशे को जानना चाहता है। वो एक छद्म संपूर्णता का विखंडन है। इन अर्थों में एडोर्नो हीगल के सिद्धांत वाक्य को उलट देते हैं। हीगल का कहना था कि केवल समग्रता ही सत्य है, एडोर्नो कहते हैं कि समग्रता सबसे बड़ा झूठ है। एडोर्नो कहते हैं कि पूंजी के विकास के साथ आई ये संस्कृति हमारी चेतना के विभक्त हिस्सों को आच्छादित कर एक छद्म इंटीग्रेटेड अर्थ को रचना चाहती है। ये एक प्रपंचपूर्ण सर्वसमावेशी विमूढ़ता है। आज का मनुष्य एक खुले कैद खाने में रह रहा है। यह पूरी दुनिया एक खुला कैद खाना है। लोगों को लगता है कि वो मुक्त हो रहे हैं, जबकि वो अपनी गुलामी की स्थितियों को खुद आगे बढ़कर खुशी खुशी स्वीकार कर रहे हैं। इस भयावह समय में एकमात्र दर्शन जिसे अपनाया जा सकता है वो ये है कि तमाम चीजों के बारे में सोचा जाए कि कैसे वो इस मकड़जाल से मुक्त होना चाहेंगी। एक ऐसा परिदृश्य बनाया जाए जिसमें चीजें विस्थापित हों और इस दुनिया में अजनबी लगें, और इस तरह वो अपने होने को प्रकट करें, और इस तरह अपनी तमाम दरारों, तरेड़ों, बिलों, सुराखों और अपनी तमाम अकिंचनताओं और विरूपताओं के साथ इस फरेबी संपूर्णता को विखंडित कर दें। एडोर्नो का महत्व इसमें है कि वो महज दार्शनिक नहीं थे। उनके व्यक्तित्व में एक दार्शनिक तत्व मीमांसक के साथ साथ समाजशास्त्रीय अध्येता, सांस्कृतिक टिप्पणीकार और एक कला रसिक का असाधारण मेल था। संस्कृति उद्योग की विवेचना करते हुए 50 वर्ष, अब तो करीब 65 वर्ष पहले जिन बातों को उन्होंने देखा था वो आज और अधिक भयानक हो गई हैं।